नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरावती में उदयपुर जैसी घटना आई सामने, नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर काटा गला, एनआईए को सौंपी हत्या की जांच। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस का दावा, आरोपी रियाज का बीजेपी कनेक्शन छिपाने के लिए एनआईए को सौंप दी जांच। पाकिस्तान के कराची में सैमसंग के वाईफाई डिवाइस पर इश्निंदा का आरोप, लोगों ने मचाई तोड़फोड़, कंपनी के 27 कर्मचारी हिरासत में। विधायकों के बाद 14 सांसदों ने बनाया शिवसेना से अलग होने का एग्जिट प्लान, उद्धव को दी शिंदे गुट से समझौते की सलाह। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी से बिगड़ा ममता का खेल, राष्ट्रपति चुनाव से पहले बदले सुर, कहा मुर्मू को चुनाव मैदान में उतारने से पहले एनडीए ने चर्चा की होती तो विपक्षी दल समर्थन करने पर कर सकते थे विचार। रुक करते हैं पहली खबर का, और पहली खबर जहां उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ था, वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में इससे मिलती जुलती घटना सामने आई है। शहर में रहने वाले एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की बीती 21 जून को गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या तब हुई जब रात के समय उमेश अपने मेडिकल स्टोर से घर लौट रहे थे। फिलहाल हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मामले को लेकर सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट की वजह से उमेश की निर्मम हत्या की गई है। हत्याकांड में अब तक 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। डॉक्टर साहब, 21 जून का ये मामला है, तो अब तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया था? इसका संज्ञान इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हकीकत को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इन्होंने एक पोस्ट लिखा नुपुर शर्मा के समर्थन में, और जो अब जानकारी आ रही है, बाकायदा प्लान करके किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, रेकी की गई, धमकी दी गई और चिन्हित करके ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब सवालों के घेरे में उद्धव ठाकरे, खुद को हिंदुत्ववादी बताने वाले मुख्यमंत्री उस समय थे, वो क्यों नहीं ये बात जो है दुनिया के सामने आई? पुलिस ने वहां पे क्या किया? पुलिस ने कहा कि लूट की वारदात है, कि कोई लूटने के लिए आया और हत्या करके चला गया, और परिवार वाले को कह दिया गया मुंह बंद रखना। तो ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार ने ये काम क्यों किया? ये जवाब तो इन लोगों को देना होगा। लूट की वारदात थी, पुलिस वाले क्या कर रहे थे? उमेश कोल्हे अपने बेटे के साथ वो निकले थे, गले में सोने का चेन था, नहीं लेके गया। कैसा लुटेरा था भाई? बेटे के पास 35,000 रुपए कैश पड़े हुए थे पॉकेट के अंदर, नहीं छीना, आए, मर्डर किए, चला गया। ठीक उसी तरीके से गला पे प्रहार, सर तन से जुदा। और अब जब वहां पे सरकार बदली है तो लोग सामने आ गए, बताया कि भाई ये तो कन्हैयालाल की घटना और दूसरी घटना है, पहली घटना तो अमरावती में हो चुका। सवाल और भी है कि उन्हीं राज्यों में क्यों इस तरह के मसले आ रहे हैं जहां पे सरकार बीजेपी के नहीं होती है। अब तो ये भी पूछना पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जो कल बयान आए थे वो दिलो दिमाग को हिलाने वाले हैं। आपने नुपुर शर्मा के एक टेलीविजन पे दिए गए बयान के जरिए इस तरह के जघन्य अपराधों का जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रहा है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। अब एनआईए गई है, अब मालूम ये चल रहा है, ये इस चीज़ की जांच हो रही है कि क्या उदयपुर का रिश्ता अमरावती से है? क्या उदयपुर अमरावती के बाद और भी जगहों पे इस तरह के वारदातों को अंजाम दिया जाएगा? कई सारे सवाल हैं, क्योंकि कन्हैयालाल की मौत के बाद से
उदयपुर में जो समझ में आ रहा है कि इस तरह के नेटवर्क में कई सारे लोग स्लीपर सेल की तरह बैठे हुए हैं, और कोई ये नहीं कि अनपढ़ बच्चे नासमझ लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं। ये जो अमरावती में जो लोग 6 लोग पकड़े गए हैं, उसमें पेशे से एक डॉक्टर भी है। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। अब वहां सरकार बदली है तो इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। केंद्र सरकार को अब चौकन्ना रहने की जरूरत है। इंडिया हैज बीन पुट ऑन नोटिस। जिहादियों के द्वारा, इस्लामिस्टों के द्वारा इसका कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। हत्याकांड को पहले लूट का मामला बताकर दबाया गया, लेकिन अब एनआईए को इसकी जांच सौंपी गई है, जिसके बाद एनआईए इसका सच बाहर निकालेगी। वहीं कन्हैया लाल हत्याकांड में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी मोहम्मद रियाज का कनेक्शन बीजेपी नेताओं से बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि रियाज राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ था, और रिसर्च करने पर पता चला है कि फेसबुक पर बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला ने 30 नवंबर 2018 को पोस्ट किया था और रियाज को पार्टी का कार्यकर्ता बताया था। इसके साथ ही खेड़ा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रियाज के बीजेपी से संबंधों को छिपाने के लिए जांच को एनआईए को सौंपा गया है। डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस अपनी नाकामी इस हत्याकांड में छुपाने के लिए अब दोष बीजेपी पर डाल रही है? देखिए, इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी का दिलो दिमाग खराब हो गया है। ये पार्टी जो है वो डिरेल हो गई है। वैचारिक दरिद्रता इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता कि आप इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले शख्स के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो। अब ये मसला क्या है? मसला बहुत ही सिंपल है। ये जो रियाज के बारे में बात किया जा रहा है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी सेल भी एक है। माइनॉरिटी सेल के जो लोग होते हैं वो मुसलमानों के बीच काम करते हैं, और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति वो लगातार इस तरह के जुगाड़ में रहता है, फिराक में रहता है कि वो हर जगह नजर आ जाए। इसकी मैंने भी तहकीकात की। क्या मालूम चला उसमें ये मालूम चला कि वो बीजेपी के प्रकोष्ठ वालों के साथ ये उठता बैठता तो था, साथ में कार्यक्रम में भी जाता था, लेकिन उसके पोस्ट आप देख लीजिए, उसके सारे क्रियाकलाप आप देख लीजिए। वो फोटो खिंचवाने तो जाता था, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बयान करता था और वहां पे बहसबाजी किया करता था। खैर, अब कांग्रेस पार्टी ने इस पर राजनीति शुरू की है, तो इसका भी पटाक्षेप होना ज़रूरी है कि कितना एक्टिव कार्यकर्ता था, कब से कार्यकर्ता था, क्या उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या कार्यकर्ता नहीं था। कार्यकर्ता होगा तो कार्यकर्ता होने का कोई सबूत तो होगा, कोई आइडेंटिफिकेशन तो होगा, या आप बिना सिर पैर के पवन खेड़ा साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को भी कुछ भी आप बता देंगे? तो ये जांच चल रही है और उनको तो खुश होना चाहिए, उनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये जो रियाज ने जो काम किया है वो गलत काम किया है। अभी तक कंडेमनेशन नहीं आया है। आप कहेंगे, कांग्रेस पार्टी कहेगी कि इस्लाम के नाम पे इस तरह का जो कांड किया जा रहा है, इस तरह के जो अपराध किए जा रहे हैं, वो गलत है? तो जो सही बात होगी उसे कहने में कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जम जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के ऊपर राजनीति करने में ये सबसे अव्वल है। जी बिल्कुल। उदयपुर हत्याकांड पर कांग्रेस की ओर से सियासत करने को लेकर अब बीजेपी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगली खबर पाकिस्तान से, जहां इश्निंदा के मामले में कराची के मॉल में जमकर तोड़फोड़ की गई। पूरे मामले में कराची के स्टार सिटी मॉल में सैमसंग का वाईफाई डिवाइस लगाया गया, जिसे लेकर आरोप है कि इसमें इश्निंदा की गई है। इस खबर के फैलते ही लोग भड़क गए और सैमसंग मॉल में तोड़फोड़ की। मामला बढ़ता देख कराची पुलिस ने सभी वाईफाई डिवाइस को बंद कर दिया और मोबाइल फोन कंपनी के 27 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। इसके अलावा उन्होंने उस डिवाइस को भी जब्त कर लिया जिस पर कथित रूप से इश्निंदा किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या है कराची का ये पूरा मामला? क्यों वाईफाई डिवाइस पर इश्निंदा के आरोप लगाए गए हैं? देखिए, वो बार कोड से भी वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले वहाँ
कोई पेप्सी या कोई कोला था, जिसके बार कोड में लोगों ने ढूंढ लिया कि इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है और उन्होंने कहा कि ये निंदा है। अब बार कोड तो बार कोड क्रिएट करता है, अब उसमें कोई भी सिंबल बन जाए, कोई जानबूझ के तो उसमें डालता नहीं, अब उसका पूरा प्रोसेस नहीं, बस उसको लेकर के बवाल मच गया। यही हाल कल हुआ, पहुंच गए लोग पूरे मॉल में, अफरा तफरी, वीडियो में देख रहा था, पूरी तरह से एनार्की। और पुलिस का हिसाब किताब देखिए, इन दंगाइयों को कंट्रोल करने के बजाय उनको खुली छूट मिल गई। लूटपाट से लेकर के तोड़ फोड़ पूरा मॉल जो है वो खत्म कर डाला। सैमसंग कंपनी को सोचना चाहिए पाकिस्तान में उनको ऑपरेट करना है या नहीं करना है। इस तरह के मुल्क को तो भाई मोबाइल की ज़रूरत क्या है, भाई मोबाइल की ज़रूरत क्या है। कोई मौलवी मौलाना कह दे भाई ये भी हराम है, मामला ख़त्म, क्या ज़रूरत है। डार्क एज में जिन्हें रहने की आदत पड़ गई है, उनको आप कितनी भी रोशनी दिखा दें, वो उस अंधकार से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उसमें ही उनको मन लगता है। और इसलिए वहाँ जो हुआ वो इसलिए इम्पॉर्टेंट खबर है कि आप देखिए, ये जो दिल्ली में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कह दिया कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है, जो माहौल जो बदला है। तो भाई पाकिस्तान में नुपुर शर्मा तो नहीं है, वहाँ तो किसी ने कोई बयान भी नहीं दिया, ढूंढ निकालने लोगों ने इस निंदा। तो ये दरअसल खामी इधर अपर कपांटपिट में है, इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान में ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी और भी इस तरह की चीज़ें हुई है। तो ये हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हो या सारे लोग ये भी चाहते हैं कि वैसा ही कानून बन जाए, ब्लास्फेमी के नाम पे जो है आप लोगों को फांसी दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है ये दरअसल समाज में बढ़ रहे वो कट्टरपंथ, ये जो जिहादी गैंग है, ये वहाबी और सलाफी काइंड ऑफ इस्लाम जो पूरे साउथ एशिया के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, उसी का ये परिचायक है। जी बिल्कुल, इस निंदा के आरोपों के तहत इस पूरी हिंसक प्रदर्शन को अंजाम दिया गया और फिर कंपनी के 27 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। अब एक बार फिर रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां उद्धव ठाकरे के 39 विधायकों के बागी होने से उनकी पूरी जमीन हिल गई, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार को उखाड़ फेंका गया। लेकिन अब खबर यह है कि उद्धव के 19 में से 14 सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं और बागी विधायकों की तरह ही वो भी शिंदे कैंप में शामिल होने का प्लान कर रहे हैं। इनमें से कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे गुट से समझौता कर लेने की सलाह दी है। ऐसे में इस खबर के बाहर आते ही उद्धव को फिर एक बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अब वो अपना सिंबल बचाने की जुगत में लग गए हैं। डॉक्टर साहब, सत्ता की लड़ाई अब सिंबल की लड़ाई में तब्दील हो गई है, तो सत्ता तो उद्धव बचा नहीं पाए, क्या सिंबल वो बचा पाएंगे? बड़ी मुश्किल लग रहा है कुछ भी वो बचा पाएंगे। दरअसल शुक्रवार को एक बैठक हुई, बैठक में कुल मिलाकर के 19 सांसद हैं, 3 नहीं आए। 3 लोगों ने ऑलरेडी पत्र लिखकर जो आपने बताया वो बता चुके हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ समझौता कर लीजिए। अब ये खबर आ रही है कि ये 14 के आसपास सांसदों की संख्या है जो शिवसेना को छोड़ना चाह रहे हैं। इंतज़ार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, इंतज़ार बहुमत साबित करने का है, जो एकनाथ शिंदे कल वो उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, तो जो वजह विधायकों की है वही वजह सांसदों की भी है। सांसदों को ये लगता है कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर किस मुंह से 2024 में वोट मांगने जाएंगे। लोग तो पूछेंगे कि भाई पिछली बार को तो आपको हमने मोदी जी के नाम पे आपको वोट दिया था, इस बार आपको शरद पवार के नाम पे दें, सोनिया गांधी के नाम पे दें। और दूसरी दिक्कत ये कि अगर अलायंस में ये लोग लड़ते हैं तो उनको टिकट मिले ना मिले, ये भी इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सांसदों को भी ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ रहना ये बहुत ही महंगा सौदा पड़ सकता है। वो चुनाव भी हारेंगे, साख भी जाएगी और अननेसेसरी के चीज़ों में वो इन्वॉल्व होंगे, प्लस ईडी, इनकम टैक्स, इसका भी खतरा इनके सर पे मंडरा रहा है। तो एक और टूट की ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना
अग्रसर है। जी बिल्कुल, विधायकों की बगावत के बाद अब जिस तरह से सांसदों के शिंदे गुट के संपर्क में होने की खबर आई है, उससे उद्धव ठाकरे को फिर एक बड़ा झटका लगा है। अब यहां महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई सिंबल की लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है, तो वहीं आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर बनी हुई है। एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सहित विरोधी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन एनडीए ने जिस तरह से एक आदिवासी महिला नेता को उम्मीदवार बनाया, उससे विरोधी दलों का समीकरण बिगड़ता दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने सुर नरम कर लिए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर भाजपा ने राष्ट्रपति पद पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनाव मैदान में उतारने से पहले विपक्ष के साथ चर्चा की होती, तो विपक्षी दल उनका समर्थन करने पर विचार कर सकते थे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ममता बनर्जी के सुर एकदम बदले हैं, उससे तो विपक्ष की हार अब और ज्यादा पक्की हो गई है, तो क्या असर इसका राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, उस दिन ये तय हो गया था कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति बनेगी, क्योंकि इनके पास संख्या नहीं है। लेकिन जोर घटा तमाम तरह की राजनीति करके ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि इस राष्ट्रपति चुनाव के बहाने वो एक नेशनल लीडर के रूप में उभरेंगी। मीटिंग्स पे मीटिंग्स, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या नहीं किया, और अभी वो कह रही है कि भाई हम तो तैयार हो जाते। अच्छा, आपसे तो बातचीत करने के लिए गए थे, नड्डा साहब की, राजनाथ सिंह की आपसे बातचीत हुई थी, तब तो आपने नहीं माना कि कोई कंसेंसस उम्मीदवार होना चाहिए। आपको लगा कि आपकी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी यशवंत सिन्हा, ये यशवंत सिन्हा कोई आम व्यक्ति नहीं, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस बेयरर हैं। वो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के लिए इस तरह की बातें कर रही है, इसका मतलब है कि मामला खत्म। यशवंत सिन्हा भी माथा पीट रहे होंगे अपना कि किस ममता बनर्जी के चक्कर में वो फंस के अपनी ऐसी की तैसी वो करवा ली। कम से कम चुनाव से पहले उम्मीदवार तो ये कहने लायक भी तो बचे कि हम रेस में हैं, हम जीत रहे हैं। ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा के पूरे कैंपेन की हवा निकाल दी। यशवंत सिन्हा को अपने घर जाना चाहिए, मौसम भी ख़राब है, उम्र भी ज़्यादा है, टाइम और एनर्जी बर्बाद ना करें, क्योंकि ही हैज़ बीन डिस्ड बाय हिज ओन लीडर। ममता बनर्जी ने अपने ही तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए एक गड्ढा खोद दिया है। अब तो जो लोग समर्थन भी कर रहे होंगे यशवंत सिन्हा का, वो भी नहीं करेंगे, वो भाग जाएंगे। तो ये राजनीति है। ममता बनर्जी को ये मिसकंसेप्शन है कि माइक पकड़ के आप मोदी को गालियां दे दें, अमित शाह को गालियां दे दें, बीजेपी की आरएसएस को गालियां दे दें, उससे आप बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ बन जाएंगी नेशनल लेवल की। तो ये मिसकंसेप्शन खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम विपक्षियों को इस राष्ट्रपति चुनाव के जरिए पटखनी दी है कि ये लोग पूरी तरीके से चारों खाने चित हो गए। जी बिल्कुल, एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद करने वाली ममता बनर्जी के जिस तरह से सुर बदले हैं, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की स्थिति साफ नजर आ रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।